हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मार्केट से रिलेटेड। सो लेट्स वॉच इट। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें हम कवर करेंगे परफेक्ट कंपटीशन, डिफाइनिंग फीचर्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन कंडीशन 1, 2, 3 एंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, डैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, द डिफाइनिंग फीचर्स। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि मार्केट क्या होती है। मार्केट एक ऐसा प्लेस होती है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स होते हैं रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। फ़ैन हो सकता है, एसी हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है, या एवरीथिंग। इकोनॉमिक्स में हम मार्केट को सिर्फ एक प्लेस नहीं बोलते। एक प्लेस नहीं होता कि एक फिज़िकल प्लेस है, वहाँ जाके हम गुड सेल एंड परचेज़ करेंगे। ये कोई भी प्लेस हो सकता है। आज जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ई कॉमर्स बहुत ही पॉपुलर है, जिसमें हम एक साइट के ऊपर सेल एंड परचेज़ करते हैं, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न। तो वो भी एक मार्केट है। तो मार्केट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्लेस हो, एक फ़िज़िकल प्लेस हो, एक एरिया डिवोटेड हो मार्केट के लिए। आजकल कई लोग घर से भी काम कर रहे हैं। देन जो घर हो गया, दैट इज़ ऑल्सो दी मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस के लिए हमें एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहीं पर भी हो सकती है। फिज़िकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होती है। लोग डिजिटली और साइट के थ्रू भी एक दूसरे को सेल परचेज कर सकते हैं। कई बार तो बायर्स एंड सेलर्स को पता भी नहीं होता कि हम किससे ख़रीद रहे हैं या किसको बेच रहे हैं। हमने कभी किसी की फेस रिकॉग्निशन नहीं किया होता। मार्केट जो है वो किसी भी गुड से रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्रीकल्चर के लिए जो मार्केट होती है वो मंडियाँ होती हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो आपको एक रेडी पे भी मिल जाएंगे और आपको मंडी में भी मिल सकते हैं। तो जिस टाइप का हमें गुड्स लेना है, हमें उस टाइप के एरिया या उस टाइप के मार्केट में जाकर सेल एंड परचेज करना पड़ता है। कपड़ों के लिए आप शॉप पे भी जा सकते हैं और आप ऑनलाइन किसी साइट से भी परचेज कर सकते हैं। सो इट इज़ रिलेटेड टू दी गुड्स। फ्री इंटरेक्शन होता है बायर्स एंड सेलर्स में, ताकि एक एग्रीड प्राइस पे पहुंचा जा सके। इसमें फिक्स प्राइस थ्योरी भी आती है एंड वेरिएबल भी होती है। कई जगह पर आप देखेंगे किसी शॉप्स में आप नेगोशिएट करके प्राइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेलर भी उधर तक नीचे जाएगा जहाँ तक उसकी अपनी कॉस्ट इनकर हुई है, प्लस जो उसने प्रॉफिट मार्जिन अर्न करना है। तो मार्केट जो है वहाँ पर फ्री इंटरेक्शन होता है बायर्स एंड सेलर्स का। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो इन जनरल द मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस और एन एरिया वेयर बायर्स एंड सेलर्स जनरली मीट टू बाय एंड सेल अ पर्टिकुलर कमोडिटी। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये डिफाइन किया गया है कि इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस, physical presence is not necessary, related to the goods and free interaction so that only one price is agreed upon। अब से सपोज़ मैं और मेरी फ्रेंड किसी शॉप पे गए हैं और हमने एक ही प्रोडक्ट बाय करना है, तो ये नहीं कि वो मुझे 100 रुपीज़ का देगा एंड उसे 150 का देगा। अगर सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी का है, सेम क्वांटिटी का है, तो फ्री इंटरेक्शन होता है कि आप अपनी मनमर्जी से पैसा नहीं वसूल कर सकते बायर से रिलेटेड टू अ सेम प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में इसमें हम देखते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मार्केट में सबसे पहला जो होता है डैट इज़ दी नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कि मार्केट में n नंबर ऑफ बायर्स एंड n नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमने मार्केट को किस तरीके से डिवाइड करते हैं बायर्स एंड सेलर्स के नंबर्स के ऊपर। तो सबसे पहले कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए। सेकेंड, मार्केट जो है वो नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। नेचर ऑफ गुड्स मीन कि मार्केट स्पेसिफाइड होती हैं कि यहाँ पर आपको फर्नीचर ही मिलेगा सिर्फ, या यहाँ पर आपको ग्रॉसरीज की आइटम्स मिलेंगी, या यहाँ पर आपको कपड़े की मार्केट मिलेगी। ये नहीं कि आप कपड़े की मार्केट में जाकर कहें कि आपको गेहूँ लेनी है, तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मार्केट प्लेस जो है, मार्केट एरिया जो है,
वो एक पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड होता है। कई बार एक मार्केट में सिमिलर टाइप की ही गुड्स अवेलेबल होते हैं। अब आप अनाज मंडी में चले जाएंगे तो आपको सिर्फ अनाज ही मिलेगा, वहाँ पर कपड़ा नहीं मिलने वाला। तो डैट इज़ मार्केट। मार्केट में नेचर ऑफ गुड्स इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि बायर और सेलर के पास ये फ्रीडम होती है कि वो किस सेलर से बायर के पास फ्रीडम होती है कि वो किस सेलर से परचेज करें, और सेलर के पास ये फ्रीडम होती है कि वो बायर को गिवन रेट के ऊपर देना चाहता है या नहीं देना चाहता। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मैटर करती है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। नेक्स्ट इज दी परफेक्ट और इम्परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट नॉलेज का मतलब है कि बायर्स एंड सेलर्स के पास परफेक्ट नॉलेज है या नहीं है, इसके बेसिस पे भी मार्केट डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल जो मोनोपोली है उसमें परफेक्ट नॉलेज होती है कि हमें पता है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट से रिलेटेड ये मार्केट है और वहाँ पर क्या प्राइसेस होंगी, किस क्वालिटी का होगा प्रोडक्ट, ये परफेक्ट नॉलेज है। लेकिन कई मार्केट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के गुड्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप की क्वालिटी मिल जाएगी, तो आप इम्परफेक्ट डिसीजन भी कास्ट कर सकते हैं। या हो सकता है कि कोई नया बायर जाए, उसको पता ही ना चले कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ नहीं अच्छी है। इसके बेसिस पर भी मार्केट डिवाइड होती है। तो मार्केट को डिवाइड करने के लिए हमारे 4 फैक्टर्स हो गए। दैट इज़ द नंबर ऑफ द बायर्स एंड द सेलर्स, सेकेंड इज़ द नेचर ऑफ गुड्स, थर्ड इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड फोर्थ इज़ परफेक्ट और इम्परफेक्ट नॉलेज। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, जो हमने आगे 4 फैक्टर्स पढ़े थे, उसके बेसिस पे मार्केट को ब्रॉडली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली। इसके अलावा भी एक दो छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं जैसे डिओपोली, लेकिन वो अभी इस सिलेबस में कवर नहीं है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये दो जो हैं वो ब्रॉड कैटेगरीज हैं मार्केट की। तो हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम जितनी भी हमने मार्केट टाइप्स की हैं उनकी फटाफट से उनके हम फीचर्स कर लेते हैं कि आखिर में ये होती क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोनोपोली से। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली जो है, मोनो मीन्स सिंगल वन। तो यहाँ पर एक ही सेलर होता है, ओनली वन सेलर इज़ देयर। जब किसी मार्केट का सिर्फ एक ही सेलर होता है, जस्ट लाइक रेलवे। आजकल मेट्रो आ गई है, लेकिन अगर मेट्रो को छोड़ दें, सिर्फ रेलवे जो डिफरेंट स्टेट्स में जा रही होती है, अगर उसको देखें तो रेलवे के लिए सिर्फ एक ही है, इंडियन रेलवे। तो डैट इज़ द मोनोपोली ऑफ द मार्केट। तो सिंगल सेलर होता है, बायर्स एंड नंबर्स ऑफ हो सकते हैं। अब रेलवे में बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं, लेकिन जो सेलर है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ दी ओनली वन सेलर। तो मोनोपोली का सबसे फर्स्ट फीचर होता है कि सिंगल सेलर है, नो क्लोज सब्सिट्यूट, उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि रेलवे का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, मेट्रो जो है वो इंटर सिटीज़ चलती है ज़्यादातर, इंट्रा नहीं होती है, तो उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ अदर फर्म्स, उसके अंदर मतलब जो मेन किसी भी हम मार्केट स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना होता है कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कितने हैं, उस जैसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। थर्ड, हमें देखना होता है कि उस टाइप की मार्केट में, उस प्रोडक्ट की मार्केट में दूसरी फर्म्स अगर जाना चाहें तो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर नहीं है, यानी कि फ्री एंट्री और एग्जिस्ट है या रिस्ट्रिक्शंस है। मोनोपोली अगर केस है तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तभी वो मोनोपोली कायम रह सकती है। अदरवाइज अगर आप एक एग्जांपल लें कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो मोनोपोली का है, यानी कि नया नया इंडिया में लॉन्च हुआ है या कहीं पे भी लॉन्च हुआ है,
अगर उसका नया लॉन्च हुआ है तो अभी उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगी, वैसे वैसे लोगों को ये लगने लगेगा कि ये नया प्रोडक्ट आया है, अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे जो फर्म्स हैं या फिर जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस मार्केट में एंटर करने की कोशिश करेंगे, और वो मोनोपोली जो है वो फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शंस रखी जाती हैं कि कोई उसमें एंट्री ना कर पाए। जैसे कि रेलवे के लिए अभी तक रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर या कोई भी अदर गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ अदर फर्म्स होती है। नेक्स्ट इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म एंड इंडस्ट्री में डिफरेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि सिर्फ एक ही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, वही फर्म है। जहाँ पर नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं उनको एक्यूमुलेट करके इंडस्ट्री बनाई जाती है। तो यहाँ पे तो एक ही सेलर है, एक ही सेलर है तो फर्म एंड इंडस्ट्री सेम होगी। सेलर इज़ अ प्राइस मेकर, सिर्फ वही डिसाइड करेगा कि प्राइसेस क्या हैं। इसमें बायर्स की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बायर्स की नहीं सुनी जाती, इसमें सिर्फ सेलर अपने मर्जी से प्राइसेस डिसाइड कर देता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, इसके अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है। सेलिंग कॉस्ट आर नेग्लिजिबल। सेलिंग कॉस्ट नेग्लिजिबल इसलिए क्योंकि सिंगल सेलर है और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसीलिए उसे अपनी एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लोगों को पता है कि अगर रेल से जाना है तो वो इंडियन रेलवे की ही है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि सेलर जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है बिटवीन द डिफरेंट बायर्स, कि अगर किसी ने इकोनॉमी क्लास में जाना है तो उसके कम प्राइसेस होंगे, और अगर किसी ने बिजनेस क्लास या फिर लग्जरी में जाना है तो उसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे। तो मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट हमारी आती है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होती है? जिसके अंदर फ्यू सेलर्स होते हैं। फ्यू का मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं कि 2 हैं या 3 हैं। जस्ट लाइक अ ट्रक मेकिंग, ट्रक जो है वो अशोका लेलैंड बनाते हैं, महिंद्रा बनाता है, एंड इसके अलावा एक आध कोई और प्लेयर होगा। तो डैट इज़ दी फीचर ऑफ ओलिगोपोली कि उसके अंदर फ्यू सेलर्स होते हैं। बायर्स अनलिमिटेड होंगे बट सेलर्स फ्यू होंगे। इंटरडिपेंडेंस होती है प्राइसेस को लेकर, कि अगर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो सेलर्स में इंटरडिपेंडेंस होती है रिलेटेड टू द प्राइसेस, कि अगर एक अपने प्राइसेस को कम कर रहा है तो दूसरा मार्केट से आउट ना हो जाए, इसलिए उसको भी प्राइसेस डिक्रीज करने पड़ते हैं। दैट इज द इंटरडिपेंडेंस अमंग दी प्राइसेस। नेक्स्ट इज इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व, ये हम आगे करेंगे। रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, इसके अंदर डिफरेंट सेलर्स को अपनी एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग करने की ज़रूरत होती है जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सके। नेक्स्ट इज दी प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी होती है किस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन करें, क्या पैरामीटर्स होंगे, किस तरीके से होगा, तो ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज द ग्रुप बिहेवियर। इसके अंदर 2 या 3 जो भी सेलर्स अवेलेबल होते हैं या फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स जो अवेलेबल हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनके ग्रुप बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है कि किस तरीके से वो चल रहे हैं, क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, किस तरीके से वो अपने प्राइसेस को डिटरमाइन कर रहे हैं या कैसे वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंस अमंग द ग्रुप बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होती है? जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। बायर्स तो सब में ही ज़्यादा होंगे, सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक सोप इंडस्ट्रीज, सोप हमारे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड भी देख लीजिए तो बहुत सारे सोप के सेलर्स हैं। लाइक लक्स हो गया, गोदरेज हो गया, आपका पार्क एवेन्यू हो गया, एंड पतंजलि का हो गया, आयुष का हो गया, एंड सो तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होती है इनके बीच में कुछ ना कुछ, लाइक कोई जो है वो सैफ्रॉन का होगा, किसी में चंदन मिला होगा, किसी में टर्मरिक का होगा, कोई ब्यूटी सोप होगा, कोई मेडिकेटेड सोप होगा।
तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है अमंग दी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय द डिफरेंट सेलर्स। सेम प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है, उनका कुछ ना कुछ, जैसे किसी ने रोज़ की फ्रेग्रेंस डाल दी तो किसी ने मोगरा की डाल दी, एंड सो ऑन। देयर इज़ अ फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट इन दी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके अंदर कोई भी फर्म आसानी से एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म आसानी से बाहर जा सकती है, उसकी एंट्री या एग्जिट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। नेक्स्ट इज दी इंडिविजुअल प्राइसिंग बाय अ फर्म। फर्म जो है वो इंडिविजुअल प्राइसिंग कर सकते हैं। हर जो फर्म है, सोप इंडस्ट्री जो है या इस तरीके की मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की और जो फर्म्स होती हैं वो अपने प्राइसेस डिटरमाइन कर सकती है रिलेटेड टू ग्रुप बिहेवियर, कि बाकियों का अगर उनका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है तो क्या रेंज चल रही है। रेंज हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं कि सोप जो है वो 10 रुपीज़ से 30 रुपीज़ के बीच में हो सकता है, तो एक रेंज के बीच में आप कहीं पे भी फॉल कर सकते हैं। अब 10 रुपीज़ वाला सोप आपका 500 में नहीं होगा, मतलब इस तरीके की डिफ्रेंसिएशन नहीं मिलेगी अपार्ट फ्रॉम कि सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम हो तब। नेक्स्ट इज द सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनको एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग और सेलिंग कॉस्ट जो और बियर करनी पड़ती है ताकि अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करवा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। नेक्स्ट इज दी प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन प्रिवेल। प्राइस और नॉन प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म का मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है और वो किसी न किसी तरीके से मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट्स में बार बार चेंजेस करके लुक्रेटिव बनाता है ताकि बायर्स उसके पास ज़्यादा हैं। कई बार वो दूसरी फर्म्स को नीचा दिखा देते हैं या फिर वो क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं या फ्री गिफ्ट साथ में डाल देते हैं। दैट इज़ द प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन। नेक्स्ट इज़ दी फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहाँ पर सेम प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स होते हैं और उन सेलर्स की पूरी एक इंडस्ट्री बना दी जाती है ताकि प्राइसेस जो है वो इंडस्ट्री के थ्रू डिटरमाइन हो, ना कि सेलर डिसाइड करे। तो इसमें सबसे पहला आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इसके सेलर्स भी ज़्यादा होते हैं और बायर्स भी होते हैं। यहाँ पर मेन जो डिफरेंस अराइज होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन में, दैट इज़ द होमोजीनियस प्रोडक्ट। ऊपर वाले में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन था कि प्रोडक्ट थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं, यहाँ पर सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट में परफेक्ट कंपटीशन होता है जब सेम प्रोडक्ट हो और सेलर्स बहुत ज़्यादा हो। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट इसके अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, यानी कि प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है। इसके अंदर फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ द फर्म होता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई भी फर्म कभी भी एंटर कर सकती है और कभी भी एग्जिट कर सकती है। नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसके ऊपर गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं होती हैं कि इसमें जाना है या नहीं जाना है, इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है नहीं देना, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज़ द यूनिफॉर्म प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है वो यूनिफॉर्म होती है। अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 10 रुपीज़ रखी गई है तो उस जैसे जो और प्रोडक्ट और सेलर्स बेच रहे हैं वो भी 10 रुपीज़ के ही होंगे। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशंस की फुल नॉलेज होती है सेलर्स को भी एंड बायर्स को भी कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमें और कौन कौन से सेलर्स बेच रहे हैं और वो किस किस मार्केट में है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ दी फैक्टर्स। मोबिलिटी ऑफ दी फैक्टर्स का मतलब जो फैक्टर्स प्रोडक्शन में लग रहे हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन सेलर टू दी अदर। एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसके अंदर सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती। इसका रीज़न क्या है, सेलिंग कॉस्ट तब इनकर होती है जब आप अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि ये ज़्यादा लुक्रेटिव है एज़ कम्पेयर टू दी अदर प्रोडक्ट्स। जब सेम ही प्रोडक्ट है, सारे सेलर सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सेलिंग कॉस्ट प्रोड्यूसर इनकर नहीं करेगा। नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होती है क्योंकि अगर उसने प्रोडक्ट से सपोज दिल्ली में मैन्युफैक्चर किया है तो वो दिल्ली में बेचे या हरियाणा में बेचे या पंजाब में बेचे, उसको सेम प्राइसिंग मिलेगी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों इनकर करेगा, वो तो दिल्ली में ही बेच देगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो तब इनकर करी जाती है जब आपकी मार्केट दूसरे एरिया में आपको प्राइसेस ज़्यादा दिलवाए, लेकिन जब प्राइसेस सेम ही रहने हैं तो वो दिल्ली में बेचे या यूपी में बेचे या मुंबई में बेचे तो उसका सेम रहेगा, इसलिए वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर नहीं करते हैं और अपनी आसपास की मार्केट में ही उसे सेल आउट
करते हैं। आगे चलने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू होता है जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो हमें पेमेंट रिसीव होती है, जो प्राइसेस मिलते हैं उस प्रोडक्ट के, दैट इज द रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स इनकम। इनकम मतलब जो हमें एक प्रोडक्ट को सेल करने से मिल रही है। रेवेन्यू को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। इनके नेम से ही रिप्रेजेंट है कि ये क्या है। टोटल रेवेन्यू मीन्स जितनी भी हमने क्वांटिटी सेल आउट की है इनटू उसके प्राइसेस इज इक्वलेंट टू द टोटल रेवेन्यू, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय TR इज इक्वल टू Q इंटू P। Q इज द क्वांटिटी सोल्ड एंड P इज द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है कि एक यूनिट, एक प्रोडक्ट इंक्रीज या डिक्रीज सेल करने पर टोटल रेवेन्यू में कितना फर्क आता है, दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन दी टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से रेवेन्यू में कितना चेंज आया, दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू। नेक्स्ट इज द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मीन्स टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, कि हमने जितनी क्वांटिटी सोल्ड की है और जितना रेवेन्यू हमें रिसीव हुआ है, अगर हम उसका एवरेज निकालें देन दैट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। अब हम देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है। इसमें परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इंडस्ट्री जो है वो प्राइस डिसाइड करती है और फर्म्स जो हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। फर्म्स जो हैं वो एक यूनिफॉर्म प्राइसिंग के ऊपर अपनी क्वांटिटी सेल आउट करती रहती हैं। अब फर्म ने क्या बेचना है क्या नहीं बेचना ये उसका इंटरनल डिसीजन होता है, बट प्राइसेस सेम रहते हैं। इसमें मेन पॉइंट जो परफेक्ट कंपटीशन में होता है दैट इज प्राइसेस रिमेन्स द सेम। अगर हम फिगर में देखें परफेक्ट कंपटीशन के, हम इक्विलिब्रियम को या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। सबसे पहले हम चलते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए बेसिकली 3 कंडीशंस होती हैं कि उसका मार्जिनल रेवेन्यू जो है, मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, वो इक्वल टू होना चाहिए मार्जिनल क्वांटिटी, मार्जिनल कॉस्ट से। मार्जिनल रेवेन्यू और कॉस्ट, जो रेवेन्यू और कॉस्ट है अगर हमारे इक्वल होंगे देन दैट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन मतलब जहाँ पर फर्म जो है वो शॉर्ट रन में अपने सेलिंग कंटिन्यू रख पाती है। नेक्स्ट इज़ द कि जहाँ पर MC कर्व MR को नीचे से कट करता हुआ ऊपर जाए। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि MC कर्व जो होता है वो U शेप कर्व होता है। U शेप कर्व जब उसके MR को नीचे से कट करता हुआ ऊपर जाता है, MR को नीचे से कट करता हुआ ऊपर जाता है, देन सेकेंड कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विल बी सेटिस्फाई। और थर्ड कंडीशन होती है जो कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन में डिफरेंट हो जाती है। शॉर्ट रन में हम क्या कहते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, और लॉन्ग रन में मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए एज शोन इन द फिगर। सबसे पहले हम करते हैं शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में क्या होता है, अगर हम लेफ्ट साइड वाली फिगर को देखें तो लेफ्ट साइड वाली फिगर जो है वो इंडस्ट्री का डिमांड एंड सप्लाई कर्व है। हमने पहले पढ़ा था कि डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय DD, और सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है डेट इज SS, जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं एट पॉइंट E जो हो गया वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री डिटरमाइन कर देगी कि हमारी प्राइसेस जो हैं वो OP हैं और टोटल क्वांटिटी OQ है। अब इस OQ को में कितनी सारी फर्म्स कंट्रीब्यूट करेंगी ये बात का इशू है। सबसे पहले प्राइसेस डिटरमाइन हो गए OP, प्राइसेस सेम रहेंगे। क्वांटिटी को हम अप एंड डाउन कर सकते हैं रिलेटेड टू दी फर्म कि फर्म A कितनी क्वांटिटी देगी, फर्म B कितनी क्वांटिटी देगी, लेकिन प्राइसेस सेम रहेंगे, दैट इज OP।
तो मार्केट इक्विलिब्रियम जहाँ पर डिसाइड हुआ, डेट इज़ पॉइंट ई, वहाँ से हमने इक्विलिब्रियम प्राइसेस डिटरमाइन किए ओपी। अब इस ओपी प्राइसेस को हम फर्म के पास भेज देंगे, दैट इज़ इन फिगर 2 विच इज़ शोन इन द राइट हैंड साइड। वहाँ पर ये ओपी स्ट्रेट लाइन हो गया, यहाँ पर उसका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इक्वल होगा। रीज़न बीइंग कि फर्म जो है अपने आप से कोई प्राइसेस डिटरमाइन नहीं कर सकती। अगर वो प्राइसेस डिटरमाइन नहीं कर सकती तो ये क्वेश्चन इन नहीं अराइज होता कि एमआर और एआर डिफर होंगे। तो एमआर और एआर एक दूसरे के लिए इक्विवेलेंट होंगे एट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट। तो इसे हमने शो किया है स्ट्रेट लाइन कर्व से, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। दिस इज शोन इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू एमआर। एमसी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एमसी जो है वो यू शेप कर्व होता है। एमसी जो है वो एआर और एमआर को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रहा है, टी एंड आर। अब इन दोनों में से, टी एंड आर में से कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम तीनों कंडीशंस को देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारी थी एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो टी पे भी और आर पे भी, यहाँ पर दोनों में एम सी और एम आर जो है वो एक दूसरे के इक्वलेंट है। सेकेंड कंडीशन थी कि एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। अब अगर हम टी पॉइंट को देखें तो एम सी ऊपर से कट करती हुई नीचे जा रही है और आर पॉइंट के ऊपर वो नीचे से कट करती हुई ऊपर जा रही है। अब टी जो है वो इक्विलिब्रियम तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इस कंडीशन को अगर हम डिटेल में देखें तो ये किस लिए की गई है। अगर हम टी पॉइंट में देखें तो यहाँ पर टी पॉइंट के ऊपर ए आर जो है, ए आर इज द एवरेज रेवेन्यू, वो ऊपर आ गई और एम सी नीचे चली गई। टी के बाद नीचे जा रही है ना एम सी, तो टी के बाद नीचे जाने का मतलब है कि एम सी डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है और एम आर तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एम आर इज ग्रेटर देन कॉस्ट, यानी कि रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास स्कोप है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का, इसलिए वो टी पॉइंट को इक्विलिब्रियम नहीं बनाएगी, वो चलने देगी और तब तक चलता रहेगा जब तक कि एम सी एम आर से बढ़ ना जाए। तो वो कौन सा पॉइंट आएगा, आर। तो आर इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो सबसे पहली कंडीशन हो गई हमारी एम आर इज इक्वल टू एम सी विच इज सेटिस्फाइड ऑन बोथ पॉइंट टी एंड आर। एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, टी पर सेटिस्फाइड नहीं हो रही, आर पे सेटिस्फाइड हो रही है, तो आर हो गया। थर्ड कंडीशन हमारी थी कि एम आर जो है वो ग्रेटर देन ए वी सी होनी चाहिए। यहाँ पर वो ग्रेटर देन एम आर इज ग्रेटर देन ए वी सी, इधर जो है वो ए आर से अबव जा रही है एम सी, तो ये थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है। तो इस फिगर में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो आर पॉइंट डिटरमाइन हुआ। आर पॉइंट से ओपी प्राइसेस तो हमें इंडस्ट्री से मिल गए थे, तो वो ओपी रहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइसेस, और क्वांटिटी जो होगी वो होगी OQ2, यानी कि फर्म जो है, जिस पर्टिकुलर फर्म को हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें गिवन प्राइसेस पर यानी कि ओपी पर वो कितनी क्वांटिटी सेल आउट करने के लिए तैयार होगी, OQ2। ये कंडीशन वाइज हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में कैसा होता है। अगर हम फिगर में देखें तो एक्स एक्सिस पे आउटपुट एंड वाई एक्सिस पे प्राइस या मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया गया है। ओपी जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइसेस हैं जो इंडस्ट्री ने डिटरमाइन किए हैं और फर्म उसको टेक करेगी एज अ इक्विलिब्रियम प्राइसेस। तो ओपी इज द प्राइसेस के जो कर्व है वो ए आर इज इक्वल टू एम आर होता है विच इज़ पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। एम सी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, डैट इज़ एम आर इज इक्वल टू एम सी। एम आर इज इक्वल टू एम सी के लिए 2 केसेस अराइज होते हैं। यहाँ पे वो 2 पॉइंट्स पे कट करती है, तो 2 होती हैं कि एम आर ग्रेटर है एम सी से या एम आर लेस देन है एम सी से। अगर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है, यानी कि रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा है, तो हमारे पास
ये अभी चांसेस हैं कि हमें और प्रॉफिट हो सकता है, इसीलिए हम इसको इक्विलिब्रियम नहीं मानेंगे। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक एमआर यानी कि रेवेन्यू कॉस्ट से कम ना होने लगे। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें, दैट इज Q1 पर जहाँ पर हमें कट हो रहा है वहाँ पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्कोप ऑफ प्रॉफिट है, वो आगे चलता जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक कि MC MR को नीचे से कट नहीं करती। तो अगर हम देखें कंडीशन 1 में MR इज इक्वल टू MC, केस 1 लेते हैं MR इज ग्रेटर देन MC। अगर MR ग्रेटर देन MC है, डेट इज एट पॉइंट Q2, वहाँ पर यानी कि B पॉइंट को अगर हम कंसिडर करें, ये डिज़ायरेबल नहीं है क्योंकि अभी स्कोप ऑफ प्रॉफिट है। अभी हम आगे जाएंगे तब भी MR जो है वो MC से ग्रेटर देन ही है, तो इसीलिए वो इस क्वांटिटी पे रुकेगा नहीं। सेकंड केस हो गया MR इज लेस देन MC। MR इज लेस देन MC का मतलब अगर हम Q5 क्वांटिटी के ऊपर देखें जहाँ पर MC MR से ऊपर है, डेट इज ऑन पॉइंट Z, तो वो क्या करेगा कि उसको नीचे लाएगा, तब तक नीचे लाता रहेगा जब तक कि MR ग्रेटर देन ना हो जाए MC से। तो यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी बेचने पर भी उसे कम प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी थी कि MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। MC जो है वो MR को नीचे से कट करे। अब Q1 क्वांटिटी के ऊपर MC जो है वो ऊपर से कट कर रही है, तो ये डिज़ायरेबल नहीं है। रीज़न बीइंग इसके बाद MR MC से अबव है, तो यहाँ पर एक फर्म जो है अपनी ज़्यादा क्वांटिटी सेल आउट कर सकती है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कंडीशन 3 थी वो शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में कैसे एप्लीकेबल होती है। कंडीशन 3 थी हमारी शॉर्ट रन के लिए कि मार्जिनल रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC, और लॉन्ग रन में वो क्या थी, MR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू AC। सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट रन में। गिवन फिगर में एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे प्राइस या कॉस्ट को शो किया गया है। OP जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइसेस हैं एज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, एंड दिस इज अ फर्म कर्व, सो फर्म इज अ प्राइस टेकर, तो उसको हमने P कर्व से शो किया है विच इज़ पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। SMC, SSC और AVC इज द शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। MC कट्स AVC एंड SAC। नाउ फर्स्ट कंडीशन हमारी कहाँ पर फुलफिल होती है, जहाँ पर MC MR को नीचे से कट कर रही है, डेट इज ऑन पॉइंट A। तो A जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी हमने क्वांटिटी तो सेल आउट करनी है Q1। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इस पॉइंट के ऊपर MR जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC है। ABC कितनी है हमारी यहाँ पर, B पर, ठीक है, तो डेट इज OE। तो यहाँ पर हमारी ABC ग्रेटर देन, ABC इज ग्रेटर देन MR है, तो ये पॉइंट जो है वो डिज़ायरेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फर्म को लॉसेज होंगे, तो ये शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो लॉन्ग रन में LRMC कर्व जो है वो LRAC कर्व को नीचे से कट कर रही है, और AR इज इक्वल टू MR का जो कर्व है उसको भी कट कर रही है एट पॉइंट A। अब एज डिज़ायरेबल कि A जो है वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीसरी कंडीशन जो है डेट इज MR इज ग्रेटर देन MC वो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर AC कितनी है, BQ1, और MR कितना है, AQ1। तो यहाँ पर AC इज ग्रेटर देन MR है, यानी कि ये Q1 क्वांटिटी जो है वो डिज़ायरेबल नहीं है, ये लॉसेस की कंडीशन है, ठीक है। जहाँ पर LRAC कम होगी MR से वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट डिटरमाइन होगा।
जो एक्चुअल सिचुएशन आएगी जहाँ पर इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा वो हमने इस फिगर में शो किया है कि एक्स एक्सिस पे आउटपुट है एंड वाई एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट है। ओपी जो है वो प्राइसेस हैं, इक्विलिब्रियम प्राइसेस हैं जो कि इंडस्ट्री ने डिटरमाइन किए और फर्म इज़ द प्राइस टेकर। यही हमारा एआर और एमआर कर्व है। एसएमसी जो है वो एआर एमआर कर्व को एट पॉइंट ए कट कर रही है, जहाँ पर फर्स्ट कंडीशन डेट इज एम आर इज इक्वल टू एम सी वो सेटिस्फाइड हो रही है। सेकेंड कंडीशन की एम सी एम आर को नीचे से कट करेगी, वो भी सेटिस्फाइड हो रही है। थर्ड कंडीशन हमारी शॉर्ट रन के लिए होती है कि एम आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बी सी। अब ए बी सी यहाँ पर कितनी है, जो नीचे है, ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पर यहाँ तक है, जबकि मतलब छोटी है, उसकी लेंथ देखिए, और जो एम आर है वो बड़ी है। तो इट मीन्स कि एम सी जो है यहाँ पर एम आर जो है वो ग्रेटर देन ए सी भी है और ग्रेटर देन ए बी सी भी है। तो दैट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन केस। यहाँ पे अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो वो कितना होगा, ऐसे सी पे जहाँ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी टच कर रही है, डेट इज ऑन पॉइंट बी, ये हमारी हो गई एवरेज कॉस्ट, यानी कि बी क्यू वन इज दी एवरेज कॉस्ट। और एवरेज रेवेन्यू हमारा कितना हो गया, ए क्यू वन। तो जो डिफरेंस ऑफ ए क्यू वन माइनस बी क्यू वन है, डेट इज ए बी। यानी अगर हम शो करें तो ये जो रेक्टेंगुलर एरिया ई बी ए पी है, ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज का केस हो गया, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। एट क्वांटिटी Q1 ये डिज़ायरेबल है क्योंकि यहाँ एम आर इज इक्वल टू एम सी है, एम आर इज ग्रेटर देन ए बी सी है और एम आर इज ग्रेटर देन ए सी बी है और एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, पी ए बी ई का रेक्टेंगुलर एरिया। That's all for today. We will meet again with the next topic.